डायरेक्टेड बाय सुमित पुरोहित, सारे जहां से अच्छा द साइलेंट गार्डियंस कुछ रियल लाइफ इवेंट्स और पर्सनालिटी से प्रेरणा लेती है। डायरेक्टर ने यहाँ पे कुछ क्रिएटिव लिबर्टीज ली है, लेकिन जो फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं वो भी असल में उन कई सालों से चलते आ रहे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का ड्रामेटाइज्ड रूप है। चाहे वो होमी भाभा की मौत के आसपास का कॉन्स्पिरेसी हो या फिर ये दावा कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंट्स ने मोसाद के साथ मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर थ्रेट बनने से रोका। कुछ लोग मानते हैं कि जनता को एक गलत कहानी सुनाई गई है और असली सच कभी सामने नहीं आया। तो चलिए देख लेते हैं इस सीरीज में क्या दिखाया गया और क्या इंडियन स्पाइस अपने मिशन में कामयाब हो पाए या नहीं। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। विष्णु शंकर एक जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में काम कर रहा था जब उसे जिम्मेदारी मिली होमी जे भाभा की सिक्योरिटी हैंडल करने की, जो कि फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहलाते थे। होमी भाभा का मानना था कि इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहिए और वो अपने इस विचार को लेकर काफी खुले तौर पर बोलते थे। वो चाहते थे कि इंडिया की प्रोटेक्शन के लिए हमें न्यूक्लियर पावर को वेपनाइज करना चाहिए। उस वक्त सीआईए का सख्त नजर उन सारे मुल्कों पर था जिनमें न्यूक्लियर पावर बनने की संभावनाएं थी और उन्हें भाभा के इरादों का पता चल गया था। सीरीज में यह दिखाया गया कि सीआईए का हाथ होमी भाभा के असैसिनेशन में था, क्योंकि वो डर गए थे कि अगले 18 महीनों में इंडिया न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। 1966 में जब होमी भाभा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी के मीटिंग में शामिल होने जा रहे थे, उनका प्लेन मॉन्ट ब्लांक के पास क्रैश हो गया। विष्णु अपने फर्ज में नाकामयाब होने का गिल्ट महसूस कर रहा था। उसे ये पता था कि इंटेलिजेंस का काम कभी कभी ऐसे ही खतरनाक होता है, लेकिन उसका जमीर अब भी उस गिल्ट को भूल नहीं पा रहा था। सिर्फ 15 मिनट इंटेल लेट पहुंचने की वजह से उस महान आदमी की मौत हो गई। वो साल इंडिया के लिए बहुत खराब रहा। पहले 1962 में चाइना का अटैक, फिर सिर्फ 3 साल बाद पाकिस्तान के साथ जंग। सरकार को लगा कि एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए जो सिर्फ फॉरेन इंटेलिजेंस कलेक्ट करे, टेररिज्म रोके और सबसे जरूरी बात, देश को किसी भी आने वाली मुसीबत के लिए तैयार रखे। इसी सोच के तहत रामेश्वर नाथ काव या आरएन काव की लीडरशिप में रिसर्च और एनालिसिस विंग या आरएनएडब्ल्यू का जन्म हुआ। काव को खबर मिली कि इंडिया के पड़ोसी मुल्क अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो जानता था कि अगर वो कामयाब हो गए तो इससे रीजन में तबाही मच जाएगी। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भुट्टो 1971 के जंग में हारने के कारण परेशान थे। काव ने फैसला किया कि विष्णु को इस्लामाबाद भेजा जाए एक डिप्लोमेटिक वीजा के साथ, ताकि पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जा सके। ये सिर्फ एक दुश्मन के हाथ न्यूक्लियर वेपन लग जाने की बात नहीं थी। पाकिस्तान का न्यूक्लियर स्टेट बन जाने का मतलब ये भी था कि उनके जमीन से चलने वाले सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और मिडिल ईस्ट के वो मुल्क जिनका उन पर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था, वो भी शायद इस न्यूक्लियर आर्सेनल तक पहुंच सकते थे। विष्णु की नई नई शादी हुई थी एक खूबसूरत लड़की मोहिनी से, और काव ने उसे सलाह दी कि वो अपनी बीवी को भी साथ ले जाए, क्योंकि ये एक अच्छा कवर होगा। विष्णु ने मोहिनी को अपने काम के बारे में ज्यादा नहीं बताया था और उसे पता था कि वो उसकी जान खतरे में डाल रहा है, लेकिन मिस्टर भाभा की मौत का बोझ इतना ज्यादा था कि विष्णु अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था। काव को पता था कि उसे बेस्ट एजेंट की जरूरत नहीं, उसे ऐसा बंदा चाहिए जो अपनी जान दांव पे लगा दे। इसी तरह विष्णु और मोहिनी इस्लामाबाद पहुंच गए और विष्णु ने न्यूक्लियर फैसिलिटी के एग्जैक्ट लोकेशन का सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो मुल्क के सबसे मशहूर न्यूक्लियर फिजिसिस्ट के साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने जानना चाहा कि न्यूक्लियर वेपन बनने में कितना वक्त लगेगा। मुनीर खान, जो एक मशहूर स्कॉलर और फिजिसिस्ट थे, उन्होंने भुट्टो को बताया कि प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान के पास पूरे प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं है। भुट्टो को अपने मुल्क की खराब इकोनॉमी का पता था और फंड अरेंज करना कितना मुश्किल है ये भी वो भली भांति जानता था। फिर भी वो जिद पे अड़े रहे कि इंडिया से पहले वो न्यूक्लियर पावर बन के दिखाएंगे। भुट्टो को पता नहीं था कि पाकिस्तान आर्मी का एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल आरएनएडब्ल्यू को सीक्रेट इंटेल लीक कर रहा था। ये ऑफिसर था ब्रिगेडियर नौशाद अहमद, जो मजबूरी में ये सब कुछ कर रहा था क्योंकि आरएनएडब्ल्यू के पास उसके बेटी की एक और आदमी के साथ क्लोज मोमेंट्स की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोज थी। नौशाद जानता था कि अगर वो फोटोज पब्लिक हो गए तो उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। विष्णु ने नौशाद से कहा कि न्यूक्लियर फैसिलिटी का लोकेशन पता करें। नौशाद को पता था कि एक गलत कदम उसकी पूरी पोल खोल देगा, लेकिन वो विष्णु की बात टाल नहीं सकता था। अपनी जान जोखिम में डालकर वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के ऑफिस में घुसा और वो इंफॉर्मेशन निकाल लाया जो आरएनएडब्ल्यू को चाहिए थी।
नौशाद आईएसआई चीफ मुर्तजा मलिक का रिश्तेदार था और उसे पता था कि अगर मुर्तजा को पता चल गया कि वो एक खबरी है तो वो तुरंत उसकी जान ले लेगा। विष्णु ने वादा किया था कि काम होने के बाद आरएनएडब्ल्यू उसे पासपोर्ट और सभी डॉक्यूमेंट्स देकर पाकिस्तान से सेफ निकाल देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि मुर्तजा मलिक को शक हो गया और उसने नौशाद को रंगे हाथों पकड़ लिया। नौशाद ने मुर्तजा को बताया कि उसने क्यों अपने मुल्क को धोखा दिया और उससे गुजारिश की कि वो उससे खुद मार दे। नौशाद जानता था कि अगर वो फॉर्मल अरेस्ट हुआ तो उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और उसका परिवार समाज से अलग कर दिया जाएगा। उसने मुर्तजा से अपने बेटे का ख्याल रखने की भी दरख्वास्त की। गोली चलाने के बाद मुर्तजा की आंखों में आंसू आ गए और शायद वो सोचता रहा कि जिंदगी क्यों बार बार उसे ऐसी कसौटी पे लेकर खड़ा करती है जो उसकी रूह को हिला के रख देती है। आरएनएडब्ल्यू ने अपना एक सबसे बड़ा एसेट खो दिया, लेकिन उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान अपने मिट्टी पर न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा था, बल्कि वो फॉरेन कंट्री से न्यूक्लियर रिएक्टर और फिशन डाटा इंपोर्ट कर रहा था। सुखबीर उन जासूसों में से था जिन्होंने पाकिस्तान में एक मजबूत नेटवर्क बना लिया था। उसका कवर था एक फाइनेंशियल ट्रेडर का, जो काम वो इंडिया में भी करता था। जब वो इंडिया में था उसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और तभी उसकी पहली मुलाकात हुई थी विष्णु से। विष्णु ने उसे कहा था कि उसने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए पैसा क्लियर किया है और जल्द ही उस पर देश के खिलाफ काम करने का सेडिशन केस लग जाएगा। विष्णु ने सुखबीर को ऑफर दिया कि अगर वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए स्पाई बन जाए तो वो उसे छुड़ा सकता है। सुखबीर ने अपनी मां से पिछले 4 साल से बात तक नहीं किया था और उसने विष्णु से कहा कि उसे पाकिस्तान से निकलवा दे क्योंकि वो अपने अंजाम से पहले वहां से भागना चाहता था। विष्णु ने फ्रांस में तैनात इंडियन एजेंट्स के जरिए पता लगाया था कि पाकिस्तान का पूरा ऑपरेशन बीएफसीआई बैंक से फाइनेंस हो रहा था, जिसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में था। विष्णु को यह जानना था कि कौन पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने में मदद कर रहा है और इसके लिए यह जरूरी था कि पैसा कहां जा रहा है इसका पता लगाया जाए। विष्णु को मालूम हुआ कि एक आदमी बिलाल एक फ्रेंच आर्म्स डीलर क्लॉड से मिलता है और वो सारे बैंक ट्रांजैक्शंस हैंडल करता है। विष्णु ने सुखबीर को टास्क दिया कि वो बीएफसीआई बैंक के पिछले 6 महीने के लेजर लेकर आए। सुखबीर की दोस्ती एक फौजी ऑफिसर रिजवान से हो गई थी और धीरे धीरे वो रिजवान की बहन नसीम से प्यार करने लगा था। सुखबीर जानता था कि उसके काम में हैप्पी एंडिंग का सपना देखना मना है, जैसे कि किसी लड़की से शादी, फैमिली बनाना, लेकिन अपने जज्बात पर उसका कंट्रोल नहीं रहा। नसीम के साथ एक हसीन जिंदगी शुरू करने का सपना वो देखने लगा था, बिना ये सोचे कि ये कैसे मुमकिन होगा। सुखबीर ने रिजवान की मदद ली क्योंकि रिजवान बीएफसीआई बैंक के मैनेजर पारिजात को जानता था। सुखबीर ने रिजवान को बताया कि उसे एक डील के लिए लेजर चाहिए। सुखबीर ने बड़ी रकम देखकर वो लेजर हासिल किया और उसे सीधा विष्णु के ऑफिस भेज दिया। विष्णु और उसकी टीम ने लेजर स्टडी किया और फ्रांस में बिलाल को पकड़कर उससे पूरा पूछताछ किया गया। विष्णु को पता चला कि एक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एचजीएन पाकिस्तान को न्यूक्लियर रिएक्टर बनने में मदद कर रही है। बिलाल से सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसे मार दिया गया और उसकी लाश एक स्टेज्ड कार क्रैश में होटल के पास मिली। मुर्तजा जानता था कि वो कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो बीएफसीआई मैनेजर से मिलने गया। तब मैनेजर को समझ आया कि शायद उसने गलती से रिजवान को लेजर देकर बड़ी भूल कर दी है। पारिजात ने तुरंत रिजवान को कॉल किया, जिससे रिजवान को समझ आ गया कि सुखबीर का पूरा गेम क्या था। तब तक रिजवान को यह भी पता चल गया था कि उसकी बहन नसीम और सुखबीर एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसने उनकी शादी के लिए हाँ भी कर दी थी। लेकिन रिजवान का भरोसा टूट गया और वो बहुत दुखी हुआ। उसने सुखबीर को कॉल करके कहा कि वो सब कुछ मुर्तजा मलिक को बताने वाला है। सुखबीर समझ गया कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। उसने रिजवान का गला घोंट दिया, फिर उसकी लाश को लटका दिया और उसके घर में कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगा दिए ताकि लगे कि वो एक स्पाई था। सुखबीर गिल्ट से भर गया। वो जानता था कि रिजवान ही नसीम का इकलौता परिवार था। उसने विष्णु से सिर्फ ये वादा करवाया कि अगर कभी उसकी जान चली जाए तो नसीम हमेशा सुरक्षित रहे। विष्णु शायद एक एक्सेप्शनल एजेंट था, लेकिन फिर भी वो कभी भी अपने प्रोफेशन के लिए जितना जरूरी है उतना रूथलेस इंसान नहीं बन पाया। वो अपने आदमियों की फिक्र करता था और उन्हें सिर्फ एक एसेट की तरह ट्रीट नहीं कर पाता था। जब वो नौशाद की मदद नहीं कर पाया तो उसने बहुत फ्रस्ट्रेशन और गिल्ट महसूस किया और इसी वजह से उसने सुखबीर से वादा किया कि वो अपना प्रॉमिस निभाएगा और उसका भरोसा नहीं तोड़ेगा।
सीरीज के एंडिंग में विष्णु और उसकी टीम को ये पता चला कि न्यूक्लियर रिएक्टर और दूसरा इक्विपमेंट गदानी पोर्ट पहुंचने वाला है। मुर्तजा ने ओशियनिक शिपमेंट्स का इस्तेमाल किया था, जो कार्गो बिजनेस का एक मेजर प्लेयर था, ताकि माल सेफली डिलीवर हो सके। प्रॉब्लम ये थी कि विष्णु को ये नहीं पता था कि शिपमेंट एग्जैक्टली कब आएगा। काओ ने उसे सजेस्ट किया कि वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को रिक्रूट करने की कोशिश करे, हकीकत न्यूज़पेपर की एडिटर फातिमा। लेकिन उसने साथ ही ये भी क्लियर कर दिया कि ये आसान काम नहीं होगा। फातिमा अपनी फियरलेस जर्नलिज्म के लिए मशहूर थी और सरकार और उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने से भी वो नहीं डरती थी। साथ ही फातिमा मुनीर खान की भतीजे भी थी, वो न्यूक्लियर फिजिसिस्ट जो इस पूरे ऑपरेशन का हेड था। विष्णु ने फातिमा से कई बार मुलाकात की और आखिरकार उसे कन्विंस कर लिया कि वो RNAW की मदद करे ताकि पाकिस्तानी सरकार न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना पाए। फातिमा अपने देश की गद्दार नहीं थी, लेकिन उसका मानना था कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर इतना पैसा खर्च करना एक अंडर डेवलप्ड देश के लिए फायदेमंद नहीं होगा। उसके हिसाब से उसके मुल्क को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, बेहतर सड़कें, बेहतर स्कूलें और हॉस्पिटलें। लेकिन न्यूक्लियर स्टेटहुड का पीछा करना उनकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए थी। फातिमा ने अपने अंकल के ऑफिस में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा दिया और उसके जरिए विष्णु को पता चला कि न्यूक्लियर रिएक्टर 15 तारीख को पाकिस्तान आने वाला है। विष्णु समझ गया कि उसे एक टीम बनानी होगी और रिएक्टर को तबाह करने का तरीका सोचना होगा। उसे पता चला कि क्योंकि रिएक्टर डिसमेंटल फॉर्म में था, उसके कोई पार्ट्स अभी भी रेडियो एक्टिव नहीं थे। अटैक टीम में थे यसीर अब्बास, एक वेपन्स एक्सपर्ट, रघुवीर सिंह आर्मी का शार्प शूटर, उदय भान सिंह एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट, सुखबीर और विष्णु खुद। वो लोग गदानी पोर्ट पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से यासिर, रघुवीर और उदय अपनी जान गंवा बैठे। सुखवीर ने विष्णु से पहले ही कहा था कि अगर वो लोग नाकामयाब हो जाए तो वो एक बोट को एक्सप्लोजिव से भर के शिपमेंट में घुसेड़ देगा। विष्णु समझ गया कि इसका मतलब क्या होगा और उससे सुखवीर से ऐसा करने को मना किया। लेकिन मेरा मानना है कि सुखवीर को लगा कि यही इकलौता तरीका था अपने सारे पाप धोने का। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गंवाया था और वो बस अपने आप को और अपने देश को यह साबित करना चाहता था कि वो एक असली देशभक्त है। आखिर में सुखवीर ने अपनी जान दे दी और इंश्योर किया कि न्यूक्लियर रिएक्टर डिस्ट्रॉय हो जाए। विष्णु ने वो काम कर दिखाया जो मुश्किल लग रहा था। मिशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन वो खुश नहीं था। ये जीत एक भारी कुर्बानी के साथ आई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके काम को और कितने लहरों से गुजरना पड़ेगा। इससे पहले कि वो अपने इमोशंस को प्रोसेस कर पाए, उसे एक नए मिशन के लिए इंडो चाइना बॉर्डर भेज दिया गया। इंडिया ने अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया, पाकिस्तान से लगभग 24 साल पहले। ये बात अब तक सिर्फ एक अफवाह या बेबुनियाद थ्योरी के रूप में ही चलती आई है, लेकिन कहा जाता है कि हिंदुस्तानी एजेंट्स ने मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनने से रोकने में अहम भूमिका निभाया था। माना जाता है कि उनकी मिलीजुली कार्रवाई ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टेटहुड को काफी देर तक टाल दिया। मेरा मानना है कि सारे जहां से अच्छा का एक सीजन 2 आ सकता है, जहां विष्णु एक और जानलेवा मिशन पर निकलेगा। इस बार शायद दाव पहले से भी ज्यादा बड़े होंगे, रुकावटें और गहरी, और उसे अपने हौसले और इंटेलिजेंस के दम पर हर मुश्किलों को मात देनी पड़ेगी। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा देखने का आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है और फिलहाल के लिए वैसा गुड बाय एंड आई विल बी बैक।